जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में एसआई प्री और मेंस और सीजी आपम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीएस के, उनको आप लोग के लेके आया हूं। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए आपने जीएस से कितने प्रश्न सही किए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत की लिपियों में से कौन सी शारदा लिपि से अवतरित है? कौन सी लिपि शारदा लिपि से ली गई है? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, बी ऑप्शन है ये ऑप्शन प्रश्न में दिए गए हैं गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन है केवल एक, ए और तीन, दो और तीन, और डी ऑप्शन है एक और तीन। तो इनमें से कौन सी लिपि जो है वो शारदा लिपि से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एक, दो और तीन। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एक, दो और तीन। यहाँ पे इसका डिटेल मैंने आप लोग के लिए बनाया, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एक, दो और तीन। शारदा लिपि जो है लिपियों में के ब्राह्मी परिवार से एक लिपि है जो ली गई है, और इसका इस्तेमाल बाद में कश्मीर तक ही सीमित रह गया था। तो कश्मीर वाला जो एरिया है वो वहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके लिए आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला के प्रमाण मिले हैं? चन्हूदड़ो, रोपड़, दायमाबाद या धौलावीरा? कहाँ से मिले हैं खगोलीय वेधशाला के जो प्रमाण मिले हुए हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। धौलावीरा से खगोलीय वेधशाला के प्रमाण भी मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है, वह शिलालेख कौन सा है? जिसमें अशोक ने टैक्स सिस्टम के बारे में बताया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भब्रू शिलालेख, सेकंड ऑप्शन है निगाली सागर स्तंभ लेख, सी ऑप्शन है रुमिनदेई कहते हैं इसे स्तंभ लेख, और लास्ट है बाबर गुफा शिलालेख। इसमें से आपको ये बताना है कि अशोक ने टैक्स के बारे में किस शिलालेख में बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुमिनदेई स्तंभ लेख है, वहाँ पर टैक्स के बारे में अशोक ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? किस नदी का उल्लेख बार बार ऋग्वेद में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है चेनाब, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, और ऑप्शन नंबर डी है गंगा। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र मानी गई है। गंगा का भी उल्लेख 2 बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख यहाँ पे 3 बार हुआ है, और सिंधु की नदी सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में आख्यानी किसकी देवी थी? आख्यानी किसकी देवी थी? शांति की थी, त्याग की थी, वन की थी? को बताना है आख्यानी जो है वो किसकी देवी थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन की देवी को वैदिक काल में आख्यानी की देवी माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर जो है हमारा 6वां है। 6वां प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर कुषाण, यवनों, शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया है, इसका क्या कारण था? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। सेकंड ऑप्शन है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हिंसा त्यागनी पड़ती थी। सी ऑप्शन है हिंदू धर्म जाति आधारित था और इसी कारण उन्हें पसंद नहीं था। डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारतीय समाज तक पहुंच बनाना आसान था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारतीय समाज तक पहुंच बनाना आसान था, इसलिए ज़्यादातर जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? बुद्ध के संबंध में है। बुद्ध के मृत्यु के तुरंत पहले, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल पहले, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद। तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। तो ये जो कार्यकाल रहेगा आपका, ये बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, जैसे ही बुद्ध की मृत्यु थी उसके तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ, सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाजनपद स्थित था, वो आपको बताना है। सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? वत्स, मगध, अंग या अस्मक? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक, जिसकी राजधानी पोटलीपत्तन थी और ये दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा बौद्ध भिक्षुणी पतिमोखा के बारे में है? बौद्ध भिक्षुणी का नाम है पतिमोखा, उसके बारे में प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, वो बौद्ध भिक्षु जिनके अधिकार में भिक्षुणी कार्य करती थी। बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा प्रयोग किया गया एक स्थान है। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए महत्वपूर्ण आचार कोड है, या इनमें से कोई नहीं। बौद्ध भिक्षुणी जो यहाँ पे कहा गया है पतिमोखा, उसके बारे में जो सही है यह है बौद्ध भिक्षुणियों के लिए महत्वपूर्ण आचार कोड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10वां यहाँ पे देखिए, यतुथोगई क्या है? यतुथोगई क्या है? संगम काल के वंश का नाम है, यह कविता का संग्रह है, यह ज्योतिष की पुस्तक है, या इनमें से कोई नहीं। संगम काल से प्रश्न है दोस्तों ये। यतुथोगई क्या है ये आपको बताना है। अपना आंसर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इज द राइट आंसर, ये एक कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तमिल भाषाओं की पुस्तक यहाँ पे नोट्स में देख लीजिए, अलग से लिखा है, तमिल भाषाओं की कविताओं के संग्रह की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? यतुथोगई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र खत्म होने लगे थे? किस काल के अंत में गंगा के मैदान के जो शहरी क्षेत्र हैं वो खत्म होने लगे थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मौर्य काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है महाजनपद काल और डी ऑप्शन है मगध काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। गुप्त काल में गंगा के जो मैदान के जो शहरी क्षेत्र थे वो खत्म होने लगे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, वृषणी कहाँ के लोगों को कहा जाता था? वृषणी कहाँ के लोगों को कहा जाता था? पहला ऑप्शन है द्वारिका, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है काशी या डी ऑप्शन है मगध। कहाँ के लोगों को वृषणी कहा जाता था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका। द्वारिका जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसको द्वारिका कहा जाता है, और वहाँ के लोग को वृषणी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे वृषणी वंश द्वारिका का वंश था एक ठो, तो वहाँ के लोग को ये वृषणी कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था? किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था? अशोक ने, कनिष्क ने, कालाशोक ने या समुद्रगुप्त ने? किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क इज द राइट आंसर। कनिष्क ने ही पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था, क्योंकि पेशावर कनिष्क की राजधानी भी थी। दूसरी राजधानी उसने मथुरा को बनाई थी, पहली राजधानी उसकी पेशावर रही होगी। तो दोस्तों पीएससी प्री और मेंस के दोनों के आप प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, कुछ प्रश्न आपसे सरलता से बन भी सकते हैं। दोनों के प्रश्नों को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। पेशावर पुरुषपुर में उसने मठ बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुद्ध चरित, बी ऑप्शन है महाविभास, सी ऑप्शन है मिलिंद पन्हो या डी ऑप्शन है विनय पिटक। बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी महाविभास इज द राइट आंसर हो जाएगा। महाविभास को बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक विस्तृत ग्रंथ है और इसे बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महायान का विकास किसके काल में हुआ था? महायान का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शन में यहाँ है कनिष्क, अशोक, कालाशोक या चंद्रगुप्त। महायान बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। तो यहाँ पे देखिए कनिष्क के काल में जो संप्रदाय था वो बट गया था, और इसका विकास जो हुआ है, महायान का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। आगे देखते हैं, और महायान को कनिष्क ने अपना राजकीय धर्म भी बना लिया था। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वेद कर्मकांडों पर आधारित है? यह अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो दोस्तों कौन सा वेद जो है वो कर्मकांडों पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। उनका जन्म हुआ था, निवास हुआ था, प्रथम उपदेश दिया था यहाँ पे, यह सारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए जो थोड़ा सा पढ़े होंगे हिस्ट्री को अच्छे से। तो सारनाथ में दोस्तों उनका प्रथम उपदेश हुआ था और सारनाथ से ही उन्होंने उपदेश की शुरुआत करी थी गौतम बुद्ध ने, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर रिपीट हुआ है, फिर से मिसप्रिंट हुआ था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है हम्पी, तीसरा है महाबलीपुरम और चौथा है अजंता। किससे संबंधित थे चंदेल राजा? चंदेल राजा राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है चंदेल राजाओं के समय ही बनाया गया था, ठीक है। और ये जो देखिए खजुराहो जो थी वो चंदेल जो साम्राज्य उसकी प्रथम राजधानी भी थी। इसका डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की भी भावचित्रात्मक लिपि थी, लेकिन मिस्र की इससे पहले इसने लिपि अपनाई थी, चित्रलिपि, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं डिटेल। 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मिस्रवासियों ने एक लिपि की खोज की जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। इसे समान के चित्रों के रूप में बनाया जाता था। तब के लेखक आवाज़ के रूप में भी इसका प्रयोग करने लगे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? कणाद ने, कपिल ने, गौतम ने या पतंजलि ने? न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? न्याय दर्शन की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, गौतम ने की थी। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है तंजौर, सी है आंध्र प्रदेश या डी है लखनऊ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी तंजौर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 24वां। यहाँ पे डिटेल इसका दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। दुनिया का पहला पूरी तरह ग्रेनाइट से बना मंदिर है ये। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। चोल राजा और राजा प्रथम ने बनवाया था इसे और 211 मीटर ऊंचा है। अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नंदी की मूर्ति एक स्तंभ पर टिकी हुई है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, सांख्य, निरुक्त, छंद। कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सांख्य हो जाएगा। सांख्य दर्शन है, वेदांग का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। 6 वेदांग हैं दोस्तों, यहाँ पे इनका नाम देख लीजिए। 6 दोस्त हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। यही एक वेदांग है यहाँ पे 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है नकोड़ा जी का मंदिर? यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। राजस्थान में नकोड़ा का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ या ऑप्शन नंबर डी है ऋषभ देव। किसके लिए नकोड़ा जी का मंदिर प्रसिद्ध है? और ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में पार्श्वनाथ का जो मंदिर है उसे ही नकोड़ा जी का मंदिर कहा जाता है। और नकोड़ा जी के जो मंदिर है ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। भारतीय ध्येय वाक्य
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न उपनिषद, वृदारण्यक उपनिषद और इनमें से कोई नहीं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से अपन 26वें क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ दोस्तों। 27 देखिए, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अंग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित वेद है, 4 वेद हैं, उनमें से यजुर्वेद जो है वो यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त वंश के प्रथम राजा कौन था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर आप लोग गेस कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ये राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगले तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ इनका डिटेल पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 325 ईस्वी तक राज किया था और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? अशोक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? नासिक शिलालेख, नासिक महाराष्ट्र में है और वहाँ पर सातवाहनों ने राज किया था, तो ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध नासिक शिलालेख से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया है कात्यायन सूत्र की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है वैदिक यज्ञ के नियम, वैदिक काल में खाना बनाना, सी ज्यामिति या डी ज्योतिष? कात्यायन पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कात्यायन जो सूत्र है, वैदिक यज्ञ के उसमें नियम दिए गए हैं, तो कात्यायन सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए वैदिक यज्ञ के नियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देखिए। तक्षशिला निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है और किन नदियों के बीच स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिंधु और झेलम, दूसरा है झेलम और चिनाब, तीसरा ऑप्शन चिनाब और रावी, डी ऑप्शन है चिनाब और व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदी के किनारे ही तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला शहर का वो बसा हुआ था। रखे गए हैं इस पीडीएफ में, केवल 30 क्वेश्चन है और शायद नंबरिंग भी आगे पीछे हो गई है, तो ये 30 क्वेश्चन का ही पीडीएफ था इस समय। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर प्रश्न आए हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इस पीडीएफ से, उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।